सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमय कहानी लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है। बीते टाइम से न जाने किस वजह से बट मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। अब पता नहीं इस चीज़ का रीज़न क्या है, बट मैंने एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि चैनल के व्यूज़ बढ़ें। बट इस समय पर हमारा चैनल पिछले 2 सालों में सबसे लोएस्ट पर है। बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेक श्योर कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए भी यहाँ पर स्टोरीज़ पोस्ट करना मुश्किल हो पाएगा। आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। जब लोग पुलिस अधिकारियों के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी छवि कैसी है और हम कौन हैं, इसकी वास्तविकता के बीच एक गहरा संबंध है। बहुत से लोग हमें अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारे पास कोई सुपर पावर है जिसमें हम किसी मुसीबत की घड़ी में अंतिम क्षण में कूदते हैं। लेकिन यह हकीकत नहीं है। हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। हम किसी दिए गए क्षेत्र में सभी अपराध देखने में सक्षम नहीं हैं और निश्चित रूप से हमारे पास हर चीज़ का उतनी तेज़ी से जवाब देने की क्षमता नहीं है जितना हम चाहेंगे। दिन के अंत में हम बस इंसान हैं जो कि परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कानून कहता है कि हमें इसमें शामिल होना है। जब आप इस बारे में थोड़ा गहरा सोचेंगे तो आप कुरूपता देखते हैं, जातिवाद, सत्ता का दुरुपयोग, हिंसा आदि। हर दिन कई लोग इन पहलुओं को देखते हैं जो समझदार और सजग हैं, लेकिन अन्य लोग जो समझदार नहीं हैं वो इन सब बातों को नहीं समझते। इसका क्या मतलब है कि हम अच्छे लोगों के वेश में राक्षस हैं? कुछ लोगों को यही लगता है, पर शायद ये उचित भी है। मेरे लिए इसका मतलब कुछ और है। मेरे विचार में इसका मतलब है कि हम समाज के अच्छे और बुरे का प्रतिबिंब हैं, और बड़े पैमाने पर समाज की तरह हम जटिल और बारीक हैं। हम या तो वही हो सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या फिर जो आपकी दृष्टि तक सीमित है। एक पुलिस वाले के तौर पर आप इससे जूझते हैं, क्योंकि दिन के अंत में आप कभी नहीं जानते कि आपको कोई किस तरह से देखता है। ये एक सच है। मेरी शिफ्ट में मुझे जल्दी बुलाया गया था। जब चीफ ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया, वह लापरवाही से कुछ दस्तावेजों पर काम कर रहा था और टूथपिक को चबा रहा था। मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठा रहा, और जब उन्होंने कुछ नोटों को नीचे गिरा दिया और अंत में कागजों को किनारे कर दिया, तब उनकी यह हरकत मुझे कुछ अजीब लगी। आदित्य, वह अपनी सामान्य कमांडिंग आवाज़ में बोले, मैं एक स्थिति पर आपकी सलाह लेना चाहता था। बेशक, बोलिए। जब तक यह निजी रिश्ते की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से आपको 2 महीने में तलाक के रास्ते पर ले जाऊंगा। इससे पहले कि वह दिन की पहले की घटनाओं को सुनाना शुरू करते, मैंने एक मुस्कान की थोड़ी सी झलक पकड़ी। एक अकेली माँ, सुश्री शर्मिला, मेरा मानना है कि यही नाम था। वो कल यहाँ हमारे एक उच्च पदस्थ अधिकारी से बात करने के लिए अर्जी देने आई थी। मैंने केस टेक ओवर करा और वो अपने केस के बारे में मुझसे कहती हैं कि उसे जल्द से जल्द पुलिस सुरक्षा की ज़रूरत है, और वह ऐसा करने के लिए अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति से सीधी गुहार लगाना चाहती है। पुलिस सुरक्षा? मैंने जोर से सोचा, यह कुछ गंभीर होना चाहिए। मैंने भी यही माना था, लेकिन सुश्री शर्मिला इस कहानी को घुमाना शुरू कर देती है। कैसे उनका छोटा लड़का हर रात अपनी खिड़की के बाहर एक आदमी को घूरते हुए देख रहा है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे भगाने के लिए क्या करता है। बेशक एक अच्छी माँ होने के नाते मैं हमेशा उस बात की जांच करने जाती हूँ, लेकिन हर बार वहाँ कोई आदमी नहीं होता। हालांकि उस लड़के की आंखों में डर वास्तविक है। उसकी आंखों की नज़र कहती है कि उसने कुछ भयानक देखा है, और वो अपने बच्चे पर विश्वास करती है। स्थिति को ठीक करने के लिए वह चाहती है कि जब तक हम उस कमीने को पकड़ ना लें, तब तक हम उस लड़के पर सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी रखें। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने असमंजस की दृष्टि से अपना चेहरा फेर लिया। समझ में नहीं आता।
मेरा मतलब है कि आपको वास्तव में इस पर मेरी राय चाहिए। बहुत सीधा लगता है ना, है ना? मुझे लगता है कि मिस्ट्री मैन से उसका डर वास्तविक है, लेकिन हम अनुरोध पर अधिकारियों को अंगरक्षक के रूप में उधार नहीं दे सकते। मुझे उनकी मदद करना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, है ना? मेरा सुझाव है कि वहाँ सुरक्षा कैमरे लगाए जाएं। शायद उन्हें सुरक्षा के लिए बंदूक खरीद लेनी चाहिए। अगर वो इस आदमी या लड़के को वीडियो में पकड़ लेती हैं तो हम उचित जांच कर सकते हैं और उम्मीद है कि उसे ढूंढ लिया जाएगा। चीफ ने चुटकी ली जिसने मुझे फंसा दिया, क्योंकि वो आदमी 99% गंभीर आचरण रखता था। मुझे आपके सोचने का तरीका पसंद आदित्य। हर स्थिति में सीधा और तार्किक। ये एक ऐसा गुण है जो या तो आपकी जान बचाएगा या फिर आपको मार डालेगा, किसी न किसी रूप में। यह आपके जीवन में सभी बदलाव लाएगा। लेकिन आप कुछ बड़ा याद कर रहे हैं। वह मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा था कि मुझे इसके साथ कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं बस इतना कर सकता था कि प्रतिक्रिया में एक भौं उठाऊं। उन्होंने मेरे भ्रम को पकड़ लिया, अपने मुंह से टूथपिक को निकाल लिया और सांस छोड़ी जैसे कि वो सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। आपको नहीं लगता कि एक अकेली माँ जिसका छोटा बच्चा उसे बता रहा है कि एक आदमी रात में अपनी खिड़की से तो कभी नीचे उसे देख रहा है, ये बात सुनकर पहले से ही कैमरे खरीदे जा चुके होंगे, है ना? कुछ रातों के बाद ही उनके पास सब कुछ था। सबसे महंगे कैमरे थे जो उनकी खिड़की के बाहर लग सकते थे। कैमरे और जाहिर है हम अभी भी यहाँ बैठे हैं बिना किसी आदमी के वहाँ होने का सबूत लिए। फिर भी वो इस बात पर अड़ी रही कि उसके बेटे ने उसे कल रात भी देखा था। सारी बात को अपने सिर में एक साथ रखने पर मुझे कुछ क्षण लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है। क्या किसी के पास कोई ऐसा उपकरण हो सकता है जो सुरक्षा कैमरा फीड को बाधित करता है, या शायद लड़का खुद ही वो चीज़ें देख रहा हो। मुखिया ने टूथपिक को वापस अपने मुंह में रखा और अपनी कुर्सी पर वापस झुक गए। पता नहीं, लेकिन ये वही है जो तुम पता लगाने वाले हो। मैंने तुम्हें पहले ही उसके पते और विवरण के साथ एक ईमेल भेज दिया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण धमाका था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझ पर नहीं गिराएगा। जितना मैं इस मामले को सौंपे जाने के खिलाफ बहस करना चाहता था, मुझे पता था कि मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। और उस लंबी महिला के साथ मेरी आखिरी मुलाकात के बाद से मैं मुखिया को जानता था और मेरी समझ थी। मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसके बारे में वो नहीं चाहता था कि बहुत से लोग जागरूक हों। लेकिन वो वहाँ एकमात्र चीज़ नहीं थी। अगर उसे संदेह का संकेत भी था कि असामान्य के दायरे में कुछ हो सकता है, तो मैं ही उसे इस केस को सौंपे जाने लायक था। फिर भी हम में से कोई भी कुछ समझकर नहीं जा सका। मुझे किसी भी अन्य मामले की तरह ही इसे सुलझाना था और वो दृष्टिकोण तथ्यों के साथ शुरू हुआ। मामले के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जैसे ही मैं मुखिया के कार्यालय से निकला, मेरा दिमाग काम करने लगा। मैंने तुरंत कुछ पृष्ठभूमि शोध करने के लिए एक रेखा बनाई। एक माँ का दावा है कि उसका बेटा रात में अपनी खिड़की के बाहर एक आदमी को देख रहा है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं कि वो आदमी वहाँ पर मौजूद हो। कम से कम वीडियो पर तो नहीं। जानकारी की मात्रा के आसपास कहीं भी नहीं। मुझे ऐसा पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। अधिकारी रिवान, जो हमारे साथ केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय के लिए था, ने मुझे बचा लिया। मैं अपने डेस्क पर विचारों में खोया हुआ था। वह खुशमिजाज किस्म का बच्चा था। उम्र 21 साल थी और हमेशा उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती। अरे वाह जासूस जी, उसने कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट लेने के बाद कहा। मैंने देखा कि आप मुख्य कार्यालय से बाहर आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि क्या आप किसी विशेष केस पर काम कर रहे हैं। उसने झुककर और फुसफुसाते हुए कहा, गुप्त परियोजना पर एक त्वरित नजर डाली। मैंने उसे घूरा और उसने एक बड़ी पलक लौटा दी जिसने मुझे भी और भ्रमित कर दिया। मुझे रहस्य के बारे में पता नहीं है अधिकारी रियान, बस एक संभावित अत्याचार और उत्पीड़न का मामला, कोई खड़ी बात नहीं है। इस खबर से वह निराश दिखे। ओह यार, ये तो थोड़ा उबाऊ लगता है। कोई हेल्प चाहिए? तुमने सचमुच कहा कि ये उबाऊ है?
लेकिन फिर भी तुम मदद करना चाहते हो। गोली मारो। हाँ, उसने कुछ ज़्यादा ही उत्साह के साथ जवाब दिया। यार, मैंने आपका काम देखा है और हर कोई इस बारे में बात करता है कि आपने पिछले कई वर्षों में वास्तव में जटिल मामलों को कैसे हल कर दिया। मैंने हमेशा सोचा है कि यह देखना मज़ेदार होगा कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूँ। मुझे स्वीकार करना होगा कि उसका उत्साह अजीब तरीके से आकर्षक था, लेकिन इसके अलावा मुझे पता था कि अगर मैं इसका पता लगाने जा रहा हूँ तो न केवल मुझे परिवार से बात करनी होगी, बल्कि मुझे कुछ सबूत भी इकट्ठा करने होंगे। और दिन के अंत में 2 जोड़ी आंखें और कान एक से बेहतर थे। उसकी अत्यधिक गंदी प्रतिक्रिया के लिए खुद को तैयार करते हुए मैं उसे तब तक टैग करने के लिए तैयार हो गया जब तक वो अपना मुंह बंद रखे और मुझे हर बात के बीच में ना टोके। आधे घंटे के अंदर हम स्टेशन से बाहर थे और एक मामूली से दिखने वाले घर के सामने दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। किसी के उत्तर में कुछ समय लगा, लेकिन जब किसी ने आखिरकार किया तो पहली नज़र में साफ हो गया कि यहाँ स्थिति गंभीर थी। हमारे सामने अधेड़ उम्र की महिला बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे बैग के साथ सफ़ेद बाल और एक ऐसा आसन था जो किसी ऐसे व्यक्ति का विश्वास करता था जो किसी भी चीज़ में ज़्यादा ऊर्जा डालने की परवाह नहीं करता हो। मैंने अपना बैज निकालते हुए शुरू करा। मेरा नाम डिटेक्टिव आदित्य है और यह है अधिकारी रिवान। हम यहाँ आपसे और आपके बेटे से उस अजीब व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिसे आप अपने घर के आसपास देख रहे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उसने हमारे बैच को खाली स्कैन करा। जब उन्होंने दर्ज किया कि हम कौन हैं तो उनका मूड काफ़ी बदल गया। ओह, अंदर आइए। मुझे खेद है कि घर में गंदगी है। उन्होंने जल्दी से हमें अपने रहने वाले कमरे के अंदर बुलाया और अपने बेटे लुकस को आने की आवाज़ दी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे नींद से भरे युवा लड़के ने लगभग पकड़ लिया था। वो लगभग 12 वर्ष का लग रहा था और शारीरिक रूप से अपनी माँ का प्रतिबिंब था। जिस तरह से वो लगातार अपनी आंखें मल रहा था और जमाई ले रहा था, उससे उसकी थकान साफ झलक रही थी। लुकस और सुश्री शर्मिला ने सोफ़ा लिया और जबकि अधिकारी रिवान और मैं रसोई से उधार ली गई कुर्सियों पर उनके सामने बैठे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप दोनों से मिलकर खुशी हुई। मुझे पता है कि ये सबसे अच्छे समय नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हर तरह से आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अवगत कराया गया कि आप बयान देने से पहले स्टेशन पर आए थे, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप मुझे दोबारा सब कुछ संक्षेप में बताएंगी कि वास्तव में क्या चल रहा है? उसने सिर हिलाया और शुरू करने से पहले एक गहरी सांस ली। यह सब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। अपनी खिड़की में कुछ देखकर रोते हुए लुकास मेरे कमरे में भाग आया। मैंने इसकी जांच करी और मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, इसलिए मैंने मान लिया कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन फिर रात के बाद दोबारा वही हुआ और उसके बाद अगले दिन भी। लुकास के बालों को सहलाने के लिए मैं वहाँ एक पल के लिए रुक गई क्योंकि मेरे बगल में वो लेट गया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं देखा। तीसरी रात के बाद मैंने तुरंत जाकर सिक्योरिटी कैमरा लगवाए। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर अचानक ये सब वापस से शुरू हो गया। उसी रात मैं कैमरों की जांच करने के लिए गई, पर उसमें कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ, जिस तरह वो वास्तव में सो जाता है उसे भयानक बुरे सपने आते हैं और जिस रात वो नहीं करता है हम दोनों व्यापक रूप से जागते हैं। मैंने पुलिस को पहले रिपोर्ट में बुलाया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। मैं समझता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, मैंने धीरे से कहा, और मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि यह आपके लिए कितना कठिन रहा होगा। मेरे पास अभी कुछ सवाल हैं। उन्होंने सिर हिलाया और मैंने जारी रखा। मैं आपके अनुमानों को झुठलाना नहीं चाहता, लेकिन क्या यह संभव है कि आपका बेटा खुद से ही कोई चीज़ें देख रहा हो? क्या आपके परिवार में संभावित रूप से साइकोलॉजिकल विकारों का कोई इतिहास है? वो लगभग इस बात से आहत थी। क्या? नहीं, मेरा बेटा नहीं है, वो चीज़ें नहीं देख रहा। अधिकारी रिवान ने कहा, हम ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि यह देख रहा है या नहीं महोदय। हम बस सब कुछ सीधे रखना चाहते हैं ताकि हम ठीक से उस तक पहुंच सके
ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ शायद चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती हैं और हम किसी को एक छोटी सी गलती पर गिरफ्तार नहीं करना चाहते। सुश्री शर्मिला ने एक गहरी सांस ली और स्वीकृति में सर हिलाया। उसके साथ पहले कभी ये मुद्दे नहीं थे। एक समय था जब लुकास के पिता और मुझे लगा कि वो एडीडी से पीड़ित हो सकता है, इसलिए हम उसे कुछ हफ्तों के लिए एक एक्सपर्ट के पास ले गए और जहाँ तक मुझे पता है सब कुछ नॉर्मल था। और पापा का क्या? मैं पीछे हट गया। क्या आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध हैं? उसने उत्तर दिया। लुकास गर्मियों में उसके साथ रहता है और वो हर दूसरी रात पर उससे बात करते हैं। उनका और मेरा वास्तव में तलाकशुदा रिश्ता इससे बेहतर है जितना हमने कभी साथ में नहीं किया था। ठीक है, अगर आपने मुझे अपने पूर्व पति की जानकारी भेजी तो मैं इसकी सराहना करूंगा। हम केस की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हम सब कुछ ठीक है या नहीं। मैं पूछना चाहता था कि क्या आपने कभी अपने बेटे को अपने कमरे में सोने देने के बारे में सोचा? शायद उसे स्थिति से हटाने से मदद मिलेगी। बेशक, हर समय, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। मेरे कमरे में लुकास था और जब तक मैं सो रही होती हूँ वो अपने बिस्तर पर वापस आ जाता है। मुझे पूरा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रही हैं। जितना आप चाहते हैं कि कोई साइको किसी बच्चे का पीछा ना करे, होता ठीक उसके विपरीत है। मैं यह जानने के लिए काफ़ी समय से कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कई मामलों में बच्चे ऐसी चीज़ें कैसे जानते हैं जो उनके माता पिता तक नहीं जानते। जब मैंने पूछा कि क्या मैं लुकास के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ तो शर्मिला थोड़ी झिझक गई। वो अपने जवान लड़के को एक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। हैरानी की बात है कि यह अधिकारी रिवान ही थे जिन्होंने कुछ हद तक प्रभावी मध्यस्थ के रूप में काम करा। उन्होंने पुलिस अधिकारी बनने से पहले बच्चों के चिकित्सक के रूप में काम करने के बारे में शर्मिला जी को बताया। उनके अनुसार बच्चे अक्सर दर्दनाक घटनाओं के बारे में बात करने से अधिक सहज तब महसूस करते हैं जब उनके माता पिता नहीं सुन रहे होते हैं। पहली बार में उल्टा, लेकिन जितना अधिक आप उसमें गोता लगाते हैं उतना ही आपको समझ में आता है। जब उसने कहा, मुझे इस मामले पर आपके साथ दूसरे कमरे में और चर्चा करना अच्छा लगेगा, तब उन्होंने कुछ सोचा और आखिरकार वो मान गई। जैसे ही दोनों चलने के लिए उठे, अधिकारी रिवान ने मुझे बाहर निकलते समय एक पलक दी और मैंने उस धूर्त कमीने को अपनी आंखें घुमाकर जवाब दिया। अब सिर्फ वो लड़का और मैं थे। वो घबराया हुआ लग रहा था। मैंने उसे एक मुस्कान देने की कोशिश करी और उसे बताया कि यह ठीक रहेगा, लेकिन मैं आसानी से बता सकता था कि अभी तक उसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, या कम से कम उसे विश्वास नहीं था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अरे लुकास, शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि जो आप अनुभव कर रहे हो वो वास्तव में डरावना है, लेकिन ये सुनिश्चित करना मेरा काम है कि आप और आपकी माँ सुरक्षित हैं। लेकिन मेरे लिए अपना काम करने के लिए मुझे बस तुम्हारी सच्चाई से उत्तर देने की आवश्यकता है। कोई भी विवरण बहुत छोटा नहीं होता। उसने बस मेरे अनुरोध पर सिर हिलाया और हम शुरू हो गए। अच्छा, क्या आपने उस व्यक्ति को पहचाना जिसे आपने अपनी खिड़की में से देखा था, या आप बता सकते हो कैसा दिखता था? उसने एक पल के लिए सोचा और उसकी आंखें छत की ओर झुकी हुई थी। जो उसने देखा था शायद वो उसे याद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन उसका सर बहुत बड़ा था, उम्र शायद बड़ी थी, बड़ी आंखें। उसका मुंह उसके सिर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया और मुझे लगता है कि उसका चेहरा थोड़ा झुर्रीदार था। ओह हाँ, वो गंजा था। सबसे पहले विवरण मुझे बहुत अधिक समझ में नहीं आया। मेरा पहला विचार ये था कि शायद वो किसी तरह का मुखौटा पहने हुए था। तार्किक रूप से ये ठीक होगा, शायद वो आदमी पहचाना नहीं जाना चाहता। इस बात ने संभावित रूप से इस धारणा को कुछ विश्वास दिया कि ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे लुकास जानता था। शायद उन्हें लगा कि वो उन्हें पहचान लेगा। क्या उसने तुमसे कुछ बोला? शायद कोई आवाज़ जिसे तुम पहचानते हो। उसने उसके सिर को ना कहकर हिला दिया। देखता हूँ। जब आप आमतौर पर इस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होता है? क्या हर रात लगभग एक ही समय होता है?
उसने सहमति में सर हिलाया। थोड़ा। ये वास्तव में केवल देर रात को होता है। कितनी देर से? वह जवाब देने में घबराया हुआ लग रहा था। मेरी माँ को मत बताना। 2 या 3 बजे। मुझे इतनी देर उठना नहीं चाहिए। अगर मैं पहले से नहीं उठा हूँ तो कभी कभी मैं बेतरतीब ढंग से जाग जाता हूँ। और वो बस वहाँ। मैं हंसा। चिंता मत करो लुकास, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन आपको वास्तव में पहले सो जाना चाहिए। मैंने पलक झपकाते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने बताया कि कभी कभी आप उनके कमरे में सोते थे, लेकिन फिर आप अपने बिस्तर पर वापस कैसे चले जाते थे? यदि आप उस डरावने व्यक्ति को खिड़की में देख रहे थे तो आप वहाँ वापस क्यों जाते थे? बताएंगे? एक समान घरों से घिरी सड़क को नीचे देखते हुए मुझे पता था कि हमें कुछ काम करना है, लेकिन अधिकारी रीवान और मैं दौड़ते हुए उस मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमें वहाँ कुछ संदिग्ध लगा था। किंतु दिन के अंत तक अच्छी मात्रा में ओवरटाइम कर लेने के पश्चात संदेह के सभी संभावित रास्ते समाप्त हो गए। अब हमारे पास केवल उतनी ही जानकारी थी जितनी शुरुआत में थी। यह संभव लग रहा था। अगर सचमुच कोई आदमी इधर उधर दौड़ता हुआ बच्चों को देख रहा होता तो किसी को कुछ दिखाई कैसे नहीं देता। मैंने दिन के लिए अपनी रिपोर्ट लिखी और सुबह को चीज़ों पर नए सिरे से विचार करने की योजना बनाई। फिर मैं सो गया। हालांकि मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को सुबह 2 बजे सुना और दूसरे छोर पर शर्मिला थी। यह फिर से हुआ। सहज भाव से काम करते हुए मैंने तुरंत अपने कपड़े पहने जो मुझे मिल सकते थे और मैं उनके घर की तरफ चल पड़ा। गली में कुटिल पार्किंग होने की वजह से मैं अपनी गाड़ी से कूद गया और उनके घर के चारों ओर छान मारा उस आदमी की तलाश में, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो मैंने किसी भी उपलब्ध अधिकारी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहने के लिए बुलाया जो संभावित रूप से एक मुखौटा पहने हुए है, जो लुकास ने मुझे पिछले दिन दिया था। मैं अंदर शर्मिला और लुकास के साथ इंतज़ार कर रहा था, जबकि कुछ अधिकारियों ने इलाके की तलाशी ली और पड़ोसियों से बातचीत करी। उस बच्चे की आंखों का डर बहुत कुछ कह गया था, और जिस तरह से उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगाया हुआ था और उसके कानों में फुसफुसाया, निसंदेह आराम और प्यार के शब्दों के साथ, स्थिति के गैर मौखिक पहलू को और अधिक जोर से बोल दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने बहुत खोजा, पर हमें वो आदमी नहीं मिला। लेकिन फिर भी उस पल ने मुझे विश्वास दिलाया कि यह सब कुछ सबूतों की कमी से परे है। कुछ गलत हो रहा था। गहराई से मुझे पता था कि लुकास जो देख रहा था वो वास्तविक था। मैंने इस तथ्य पर विचार करा कि जिस तरह से हम इसे देख रहे थे, क्या यह गलत तरीका था? मुझे एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी, और शायद शर्मिला पहली बार सही थी। शायद हमें बस बैठने और उस आदमी के दिखने की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत थी। अगले दिन मैंने केस में अपनी प्रगति में कमी के बारे में प्रमुख से बात करी और इस नई रणनीति का सुझाव दिया। मुझे लगा कि अगर हम घटनास्थल पर देर से पहुंचते रहे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। शर्मिला के अनुरोध को मान लिया जाना चाहिए। सबूतों की कमी के बावजूद मैंने उससे कहा कि मुझे विश्वास है कि उस लड़की की चिंताएं वास्तविक हैं और हमें उन्हें गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हैरानी की बात है, वो मान गए, लेकिन केवल इस शर्त पर कि मैं निगरानी ड्यूटी पर अकेला आदमी ही होऊंगा, और अगर उस आदमी को मैंने पकड़ा तो मेरा प्रमोशन, क्योंकि इस केस की वजह से बहुत हो हल्ला हो रहा था। हमने अपने कार्यालय के समय में उल्लेखनीय रूप से कटौती करने के लिए एक समझौता किया, ताकि मैं शर्मिला के घर के सामने खड़े 4 से 6 घंटे बिता सकूं। पहले कुछ दिन अविश्वसनीय रूप से असमान थे। बेशक मैंने अपने फ़ोन पर गेम खेलने और वीडियो देखने में जितना समय लगना चाहिए था उससे अधिक समय बिताया। मेरे ख्याल में निगरानी करते हुए एक जगह बैठे रहना बहुत ज़्यादा भयानक था, जैसे 30 मिनट के लिए एक अंधेरे खाली सड़क पर बैठकर अपने आप को कोई देखने की कोशिश करे, और आप देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है। तीसरा दिन था जब चीज़ों ने एक नया मोड़ लिया। सुबह ठीक 1 बजे लुकास के कमरे में रोशनी चमकी और मैं अचंभित रह गया। ये क्या है? लेकिन इसमें क्या अलग हो सकता है?
कोई कार की हेडलाइट या फ़ोन की फ्लैश लाइट भी तो हो सकती है। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि मैंने लुकास की खिड़की के बाहर जैसे ही झांका, किसी को नहीं पाया, जैसा कि पिछली बार हुआ था। बाहर भी पिछली 2 रातों जितना ही खालीपन था। किसी भी तरह के अंदेशे को सोचता मैं हाथ में बंदूक लेकर उनके घर से बाहर की ओर दौड़ा। मैं चिल्लाते हुए घर के चारों ओर भागा कि कोई भी व्यक्ति जो अंधेरे में छिपा है बाहर आकर सरेंडर कर दे। किसी भी संभावित छिपने की जगह की जांच करते हुए मैं हर तरफ गया, पर फिर से कुछ भी नहीं। मैं ठंड में खड़ा था, एक खाली गली को देख रहा था, सोच रहा था कि मैं कितना बेवकूफ़ दिख रहा हूँ। मैं पागलों की तरह पिस्टल को लहराते हुए हवा में चिल्ला रहा था। मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। क्या ये परिवार मेरे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, या ये सब उस बच्चे के दिमाग में है, या कोई तीसरा विकल्प है जो अभी तक हमने नहीं खोजा। किसी भी तरह एक गहरी निराशा थी जो कि अन्य मामलों से अलग थी। देखिए, मैं पहेली के टुकड़ों से पहेली को सॉल्व कर सकता था, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि उन सभी टुकड़ों को एक साथ रखा कैसे जाए। लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे शर्मिला मिली। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा दिखाने पर जोर दिया जिसकी मैंने 1,00,000 वर्षों में कभी उम्मीद नहीं करी होगी। एक हाथ की बड़ी छाप खिड़की के दूसरी तरफ से मुझे घूर रही थी। मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और जल्दी से एक तस्वीर लेने के लिए चला गया, लेकिन इससे पहले कि मैं स्नैपशॉट लेने के लिए फ़ोन उठा पाता, वह चला गया था। मेरे मन में 1,00,000 प्रश्नों की बाढ़ आ गई। मैं सीधे खिड़की की तरफ देख रहा था जहाँ बत्ती जल रही थी। मैं पूरे घर में चारों ओर भागा, लेकिन इस बात का ज़रा भी सबूत नहीं मिला कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। मैंने एक अधिकारी को फोरेंसिक जांच के लिए बुलाया ताकि अगर डीएनए का कुछ टुकड़ा हम इकट्ठा कर सकें तो सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद हो जाएगी। उनके आने की प्रतीक्षा में मैं लुकास और शर्मिला से फिर से बात करना चाहता था। संकट के जाने पहचाने चेहरे मौजूद थे, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग कर सकता था। एक उम्मीद। यह लगभग ऐसा था जैसे मैं उन्हें यह पूछते हुए खुद समझ सकता था कि हम क्या करने जा रहे हैं, और सच कहूँ तो मुझे अब भी इसका जवाब नहीं पता था। उनके साथ मेरी बातचीत सामान्य थी। मैंने बुनियादी सवाल पूछे जो मैंने लोगों से 1,00,000 बार पूछे हैं। तुमने क्या देखा? क्या तुमने कुछ सुना? क्या आज कुछ बंद था? आदि। कुछ भी सबूत नहीं मिला। डीएनए की अंतिम खोजें ने भी मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। मैं बस उन्हें इतना बता सकता था कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा, और मैंने उन्हें परिवार के साथ या होटल में रात भर रुकने की सलाह दी। जब मैं अगले दिन घर से बाहर निकल रहा था तो शर्मिला ने मुझे गेट पर रोक दिया। क्या आपके बच्चे हैं डिटेक्टिव? उन्होंने पूछा। उसके सवाल ने मुझे एक पल के लिए झकझोर दिया, इससे पहले कि मैं मुड़ता और अनाड़ी के साथ उत्तर देता। आप क्यों पूछ रही हो? आप क्या करते अगर ये आपका बच्चा होता? मेरा पहला विचार था मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन मुझे पता था कि वह इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं खोज रही थी जिसकी वह तलाश कर रही थी। वहाँ रहना, मैं उसकी हर कीमत पर रक्षा करने के लिए मौजूद रहूँगा। एक अच्छे माता पिता यही करते हैं। हाँ, यह सही जवाब है, उन्होंने धीरे से कहा। कृपया मेरे बेटे को इस तरीके से सुरक्षा दीजिए जैसे वो आपका हो। मैंने समझ में सिर हिलाया और बिना एक भी शब्द कहे बाहर चला गया। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैं रात की घटनाओं को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग वो चकरा रहा था। उस हाथ की छाप वहाँ कैसे हो सकती है? मैं पूरे समय वहीं था और मुझे कुछ नहीं दिखा। कोई व्यक्ति नहीं आया और निश्चित रूप से कोई कार भी नहीं थी। मुझे इस आदमी को पकड़ने या परिवार को शहर से बाहर जाने के लिए मनाने के लिए एक नए तरीके की ज़रूरत थी। जब तक मैं घर पहुंचा, मैंने इसका पता लगा लिया था कि एक नया एंगल क्या है जिसकी ओर मुझे मुड़ना है। यह इतना आसान समाधान था कि जिस दिन चीफ ने मुझे केस दिया, उस दिन ऐसा ना करने के लिए मैं खुद पर लगभग हंस पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी सलाह पर अमल करने के लिए लुकास के साथ रहने की ज़रूरत है। मैंने तय किया कि मैं हर रात लुकास के कमरे के अंदर बैठूंगा जब तक कि मैं इस सब के पीछे छिपे कमीने को पकड़ नहीं लेता।
अगली सुबह जब मैं ये विचार लेकर उनके पास गया तो शर्मिला झिझक रही थी, जो समझ में आता था। लेकिन कुछ धक्का देने और अधिकारी रिवान के साथ एक कॉल के बाद मुझे अंततः हरी झंडी मिल गई। एनर्जी ड्रिंक्स और इच्छा शक्ति के बल पर मैं एक कुर्सी पर बैठकर उस लानत खिड़की को घूर रहा था, क्योंकि लुकास कमरे के दूसरी तरफ सो रहा था। रात के 10 बजे कुछ नहीं, 11 बजे कुछ नहीं, घड़ी में 12 बज रहे थे और मैं अब भी वहीं देख रहा था जहाँ पहले नज़र थी। फिर 1 बजा और जल्दी से 2 भी, और मैं महसूस कर सकता था कि अब मेरी आंखें भारी होने लगी थी। मैंने लुकास को देखा जो रात की रोशनी से जगमगा रहा था, और मैंने उसे कुछ देर तक देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो जिस तरह से इधर घूमता था उससे संकेत मिलता था कि वो एक सपना देख रहा था, एक अच्छी पहल। एक मीठे सोते बच्चे पर मैंने वो चेहरा पहले कई बार देखा था। उस समय मैं उस मुस्कान को वापस दिखाने में मदद नहीं कर सकता था। उस पल ने मुझे याद दिलाया कि मैं इस बच्चे की रक्षा के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, एक गलत को सही करने की आंतरिक भावना। पर मैं सच में बहुत थक गया था। मेरा मन इस विचार में मीठी मीठी बातें कर रहा था कि एक त्वरित झपटी चोट नहीं पहुंचा सकती। और जैसे ही मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हुई, मेरा पूरा अस्तित्व इस दुनिया से कट गया। तब तक के लिए जब तक मैंने एक चीख नहीं सुनी। मैं जल्दी से अपनी स्थिति से उठा और अपनी गर्दन लुकास की ओर खींची, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ था, कुछ घूर रहा था। मैंने खिड़की तक उसकी दृष्टि का अनुसरण करा और जो मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं था। ये वास्तव में एक आदमी था या किसी एक प्रकार का मूर्छनिकटन। उसका पूरा पीला सर लगभग खिड़की से भर गया। विशाल आंखें और फैली हुई पुतलियां लड़के पर बंद थी, और यहाँ तक कि जैसे ही मैं अपनी बंदूक के लिए पहुंचा और सीधे उस पर इशारा करा, उसने अपनी नज़र नहीं मोड़ी। एक तटस्थ अभिव्यक्ति में कान से कान तक फैला एक पतला झुर्रीदार मुंह, फिर भी उसके बाकी चिकने और पूरे बाल से रहित चेहरे से काफ़ी विपरीत था। उसके पास एक बड़ी चोंच जैसी नाक भी थी, जो उसके पतले होठों के नीचे एक बिंदु तक आ गई थी। उसकी नाक लगभग एक तीर की तरह लग रही थी, जो उसके सड़े हुए शरीर और हड्डी पतली भुजाओं की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन शायद उसके बारे में सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि वो पूरी तरह से 2 आयामी दिख रहा था। वह ऐसा था जैसे वो खिड़की के दूसरी तरफ होने की बजाय खिड़की की पतली दीवारों के भीतर रहता हो। ये लगभग ऐसा था जैसे उसे खिड़की पर प्रक्षेपित किया जा रहा हो। लेकिन ये असंभव था, क्योंकि खिड़की की दूसरी तरफ से कोई रोशनी नहीं आ रही थी और लुकास के कमरे में ऐसा कोई प्रोजेक्टर नहीं था। लुकास हटो, अपनी माँ के पास जाओ और उनसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहो, मैं जोर से बोला। उसे 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। पल भर में वो चला गया। उसके कमरे से बाहर जाने के बाद मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे एक हाथ से अपने पीछे की ओर बंद कर लिया और दूसरे से बंदूक की नोक सामने कर दी। अब उस आदमी की बड़ी बड़ी निगाहें मेरी ओर खींची चली गई और उसके होठ तटस्थ एक पतली मुस्कान की ओर चले गए। वो धीरे धीरे गहरे लेकिन आत्मविश्वास से शांत तरीके से बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था डिटेक्टिव आदित्य। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने झूठे विश्वास के साथ उसे गोली मार दी। ज्ञान महत्वपूर्ण है। मैं आपको और आपकी गलतियों को जानता हूँ। हम सब करते हैं। उसने मेरी बात का जवाब दिया। हम कौन हैं? लोगों का एक समाज। आप जिसमें रहते हैं उससे अलग नहीं है। जिस तरह से उसने बात करी, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं दशकों से अधिक अनुभव के साथ एक वयस्क से बात कर रहा बच्चा था, जिसे हासिल करने का मैं कभी सपना देख सकता था। वो बच्चा, मैं बचपन से उसकी आत्मा को देख रहा हूँ। वो पूरी तरह से टूटा हुआ है, वो भी अनेक टुकड़ों में। उन टुकड़ों को जोड़ने के लिए किसी लेपन की आवश्यकता है, जो उसे केवल हमसे मिल सकती है। तुम्हें पता है, एक बार उसने अत्यधिक मात्रा में नींद की गोलियों को खा लिया था। बेचारा अपने माता पिता के दुखों का मारा। बस यहीं से हमने उसकी आत्मा को
उसके शरीर से ना जाने की शर्त पर रख लिया, वो भी उन प्रेयर्स के जवाब में। तुमने उसके हाथों पर लगे उन कटस के सूख चुके निशानों को तो देखा ही होगा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हें जीवित रहने देंगे ताकि ये सब तुम देख सको। अभी भी मैं अपने होश को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी बंदूक को कसकर पकड़ा और अपनी आवाज़ को उठाया। और आपका समाज इस परिवार पर हमला क्यों कर रहा है? लुकास पर हमला क्यों? हमला कर रहे हैं? नहीं, मैं बस देख रहा हूँ क्योंकि वो अलग है। आप 12 साल के लड़के को बस डरा रहे हैं और आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अलग है। मुझे ये बकवास मत बताओ। उसने जवाब नहीं दिया और इसकी बजाय खिड़की पर 2 हाथों की छाप दिखाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता क्या हो रहा था, उन्होंने आगे की ओर दबाव डाला और शीशे को इस तरह ताना मारा जैसे कि वो एक पतला लचीला प्लास्टिक हो। वो हाथ मेरी ओर खींचने लगे और लंबी औरत के साथ मेरी मुलाकात की यादें मेरी दिमाग में कौंध गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने देने वाला था। मैंने खिड़की में 3 राउंड गोलियां चलाई, इस उम्मीद में कि इस दुनिया में जाने का उसका एकमात्र साधन नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो आदमी डगमगाता रहा। हर व्रती ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं रक्षा की आखिरी पंक्ति के रूप में खड़ा नहीं होता तो निश्चित रूप से लुकास और उसकी माँ पर हमला करेगा। मैं बस इतना कर सकता था कि मैं खिड़की के हर आखिरी हिस्से को नष्ट कर दूं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो हाथ मेरे चेहरे पर थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें फिर तब तक नहीं खोला जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे वो चोट नहीं पहुंचा रहे। इसके बजाय वो मेरे चेहरे को सहला रहे थे। वो मेरी टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी को महसूस कर रहा था और मेरी फीकी पड़ रही उंगलियों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। मुझे नहीं पता था कि डर या राहत महसूस करना है या फिर नहीं, लेकिन मैं जल्दी से समझ गया कि किस तरफ झुकना है। जब हाथ हिंसक रूप से मेरे गालों के चारों ओर लपेटे गए और मेरे सिर के पिछले हिस्से को दीवार से सटा दिया गया, मैंने हंगामे में अपनी पिस्तौल गिरा दी और जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उसने मुझे नीचे ज़मीन पर ढेर कर दिया। उसने ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और खिड़की की तरफ खींच लिया। मैं देख सकता था कि वो मेरी ओर देख रहा था। आगे क्या होने की प्रत्याशा में मैं मुस्कुरा रहा था। उसकी पुतलियां फैली हुई थी और उसकी आंखों के गोरे लगभग भर गए थे। उसने मेरे एक हाथ को खिड़की की विकृत सतह के माध्यम से मजबूर करा और मैं केवल ये महसूस कर सकता था कि यहाँ अत्यधिक ठंडक थी। यह ठंडा वैसा था जैसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं करा था। ये बर्फ़ की बाल्टी में अपना हाथ डालने जैसा था। इसने मेरे शरीर की हर नस में दर्द की लहर भेज दी। ठंड का जो भी असंभव स्तर था, मुझे पता था कि शीतदंश कुछ ही सेकंड में दूर था। मैंने उसकी मुट्ठी से अपना हाथ हिलाने की पूरी ताकत लगा दी। मैं अपने ऊपर के आदमी को कोसते हुए तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। मुझे पता था कि उसने मेरे दर्द का आनंद लिया। उन्होंने यह देखने के लिए एक पल लिया क्योंकि मैं फिर से बोलने से पहले खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो लड़का यहाँ हमारे साथ है काफ़ी समय से। वो गहराई से इसे जानता है। वो हमारे साथ रहना चाहता है और शायद आप भी इन बातों को जानते हैं। आप पहले ही दूसरी तरफ देख चुके हैं जासूस, और यह है हमेशा रहा है अप्रिय। आप सभी हमारे साथ सुरक्षित हैं। मैंने उसे गोली मारी लेकिन वो अभी भी वहीं था, मुस्कुरा रहा था। गुस्से में मैंने बंदूक की नोक से बड़े बड़े छेदों को मारना शुरू करा। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि वो आदमी चला गया था। मैं बस एक बड़ा सा गड्ढा और घर के दूसरी तरफ जंगल को देख रहा था। मुझे आराम करने के लिए एक पल चाहिए था। मेरा दिल मेरे सीने में तेजी से धड़क रहा था। मैंने बिस्तर पर बैठने के लिए एक क्षण लिया और अपने सिर पर चोट के निशान का निरीक्षण किया और सोचा कि क्या मुझे अस्पताल में जांच के लिए जाना पड़ेगा या फिर नहीं। कुछ मिनट के बाद मुझे लगा कि ये सब कुछ
चीफ को फ़ोन करने और उन्हें बताने के लिए पर्याप्त था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पड़ोसी जल्द ही कई शॉट फायर करने के बारे में कॉल करेंगे। मैंने उनसे कहा कि यहाँ आ जाओ और जो कुछ भी हुआ मैं उसे भर दूंगा। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने अपना ध्यान सुश्री और लुकस की ओर लगाया। जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने मुझे तभी अंदर जाने दिया जब मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। उसके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो वही था जिसके लिए मैं निश्चित रूप से तैयार नहीं था। क्या हुआ? उसने अपने चेहरे से आंसुओं की धारा के साथ पूछा। ये रात का चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। लुकास ने वास्तव में कुछ भयानक देखा था और वो जानता था कि मैंने भी उसे देखा है। मैं वह था जिस पर उसे भरोसा करना चाहिए था। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसे सच्चाई और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए था। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसे उसकी तरफ होना चाहिए था। और फिर भी इन सब के बावजूद मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने हर चीज़ के बारे में झूठ बोला था। यह मुखौटों में एक आदमी था और उसके साथ कई और लोग बाहर थे और हमारा टकराव हुआ। मैंने उस आदमी को पहले भी फाइलों के माध्यम से देखा है। मुझे वास्तव में विश्वास है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हमने पहले निपटाया है। वो सुरक्षा कैमरों को जाम करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करता है और उसके कपड़े उसे अंधेरे में देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन बनाते हैं। इसीलिए मैं उसे पहली बार नहीं देख सका। देखिए, एक बार जब चीफ यहाँ आते हैं तो आप उससे हर चीज़ के बारे में बात कर पाएंगे। ये पूरी बकवास मेरे मुंह से निकले हर एक झूठ के साथ मैं अपने आप से और नफरत कर रहा था। मैं उन्हें सच बताना बहुत बुरी तरह चाहता था और अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन आखिरी मुठभेड़ के बाद मुझे पता था कि यह मुझ पर निर्भर नहीं है। अंततः चीफ मौके पर पहुंचे। मैंने उन्हें उनके साथ आए कुछ अधिकारियों के पास भेज दिया। मैंने उन्हें उन दो लोगों के रूप में पहचाना जो लंबी महिला के साथ फार्म हाउस में गए थे। जब चीफ ने मुझे माफ़ करा तो मैंने जाते ही लुकास पर नज़र डाली। वो आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अचूक नज़र से मुझे घूर रहा था। यह वह भी था जिसे मैंने पहले देखा था, निराशा। लड़का बहुत कुछ सह चुका था। कभी कभी बच्चे को ठीक करने के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है। वे चाहते हैं कि कोई ये स्वीकार करे कि वे मानते हैं कि जो कह रहे हैं वो बात सच है, और मैंने जो किया ये सब निहायती बकवास था। आने वाले दिनों में इन दोनों को राज्य भर में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें घर के नीचे एक खतरनाक प्रकार के सांचे के बारे में झूठ बोला गया था। उन्हें यह भी बताया गया कि घर के नीचे एक विशाल सिंकहोल बन रहा है जिससे पूरी संपत्ति खतरे में पड़ गई है। शर्मिला को यह विश्वास दिलाया गया कि उचित बजट के भीतर भी इसे ठीक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से जाना ज़्यादा समझदारी होगी। इस अतिरिक्त विश्वास के साथ यह लुकस के लिए एक नई शुरुआत होगी। उन्हें बाध्य किया गया। मेरे चीफ ने मुझे बताया कि उन्होंने उनके साथ बने रहने की पूरी कोशिश करी। उसने जो कुछ सुना उससे कुछ भी असामान्य होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, और बेशक ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने जश्न मनाने के लिए एक रात डिटेक्टिव जोरावर के साथ शराब की एक विशेष बोतल भी खोली। बाद के कई हफ्तों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरा निजी जीवन के बाहर सब कुछ, कम से कम। हम सभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमें देखा जा रहा है। ये भावना बहुत अधिक दृढ़ता से आ रही थी जितना मैंने आमतौर पर इसे देखा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जब घर पर अकेला होता था या अपनी कार में होता था या बस टहल रहा होता था तो हमेशा मुझे ऐसा लगता कि मैं खुद को डबल टेक करते हुए पकड़ता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ सुनाई देता या कोई आवाज़ मेरे करीब हो, मुझे अपनी आंखों के कोने से कोई आकृति दिखाई दे। ये बात तब सामने आई जब एक शावर के बाद मैं आईने में अपना फेशियल स्क्रब रूटीन कर रहा था, जब मैं निसंदेह अपने प्रतिबिंब के पीछे एक आदमी को देखा। उस परिचित बड़े चेहरे के रूप में पंजीकृत होने पर मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ा। लुकास की खिड़की से वो आदमी मेरी आत्मा को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसके बाद 1.5 महीने तक मैंने खुद को किसी भी सतह पर देखने से परहेज करा। यदि आप लंबे समय तक अंधकार में देखते रहें तो अंधकार भी आपको देखता है।
ये एक ऐसा मुहावरा है जो लगभग किसी भी अन्य की तुलना में मेरे लिए अधिक अर्थ रखता है। अगर कोई इस अंधकार से मदद पाना चाहता है तो मैं उनसे हर कीमत पर उस अंधकार से बचने का आग्रह करता हूँ। जो अंधेरा आपकी ओर देखता है वो आपकी जिज्ञासा को तृप्त करने के लायक नहीं है। आप सब लोग बस सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।